स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि गोल्ड थोड़े दिन में नीचे आएगा, विच इज सम। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया कि उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। 100 रुपीज दे के उसको एक यूएसडी खरीदना पड़ता है और फिर उसे एक यूएसडी से गोल्ड खरीदना पड़ता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो जाते हैं, बढ़ने वाले होते हैं। बट देन द वर्ल्ड ऑलवेज अडेप्ट्स। ओवरऑल सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ था कि यार गोल्ड के साथ क्या करना है, खरीदे ना खरीदे। मोदी जी ने भी बोल दिया कि भैया गोल्ड नहीं खरीदना है, तो करना क्या है। यानी कि अगर आज से आपने 1 साल 1.5 साल पहले खरीदा होता तो आपको गोल्ड 75,000 का मिल जाता। हेलो माय अमेजिंग फिन बॉयज। सो गाइज, बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि गोल्ड का क्या होना है, दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि क्या चल रहा है। मैं देख रहा था कि लोगों को इस समय ये जानना है कि गोल्ड के साथ क्या होने वाला है। तो और मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला कि यार गोल्ड पे कोई तो वीडियो बनाओ, एटलीस्ट आप अपना रिव्यू शेयर करो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो हियर आई एम। गोल्ड जैसा कोई भी एसेट, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम उसे क्यों रखते हैं। तो पहली बात यह है कि गोल्ड को आप इसलिए रखते हो बिकॉज आप उसे एक हेज की तरह यूज़ करते हो। आपको जब भी डर लगता है तो आपको लगता है कि यार मेरे पास अगर सोना पड़ा होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, फॉर माई फैमिली, मैं अपने बच्चों के लिए रख के जाऊंगा। सो वॉट एवर, आप जो भी आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, गोल्ड उसका डायरेक्ट कोरिलेशन में आता है। सो वॉट इट मीन्स इज कि इफ़ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, हाल फिलहाल में देखा गया है कि गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक बढ़ गए। ये मेरे सामने गोल्ड का M6 गोल्ड, क्योंकि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से अभी बात कर रहा हूँ, तो M6 गोल्ड 1 का मेरे पास चार्ट ओपन है। और अगर हम लास्ट ईयर से बात करते हैं, सो फॉर एग्जांपल दिस इज 2025, और अगर हम पिछले 1 साल की बात भी करें तो आई एम हियर समवेयर हियर। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे गोल्ड में ऑलमोस्ट 138 विच मीन्स 140% का इंक्रीमेंट है इन द गोल्ड प्राइसेस। यानी कि अगर आज से आपने 1 साल 1.5 साल पहले खरीदा होता तो आपको गोल्ड 75,000 का मिल जाता। अब वही गोल्ड आपको मैक्सिमम 180 पे गया है, बट उसने होल्ड किया है ऑन द डबल रेंज, डबल प्राइस, विच इज़ योर 1,50,000। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 149, बट इट्स ऑलमोस्ट 150, विच इज़ द डबल ऑफ द प्राइस जो आपने 1 साल पहले देखा। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि आज मैं 8 बातों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने लिख के भी रखा हुआ है, थोड़ा ईजी हो जाता है समझने के लिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 1 साल में गोल्ड के प्राइसेस 140% के आसपास चले गए, एंड देन वो रिट्रेस हुए, एंड देन 150 के आसपास अभी गोल्ड के प्राइसेस को होल्ड करके रखा हुआ है। इस दौरान कई सारी चीज़ें हुई। रशिया यूक्रेन के वॉर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, चल रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। बीच में यूएस ईरान वॉर जो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही उस पर एक साइन ऑफ आया है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट साइन ऑफ। दे जस्ट एग्रीड कि ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को हम ओपन कर देते हैं, विच मीन्स कि एक ओवरऑल सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ था कि यार गोल्ड के साथ क्या करना है, खरीदे ना खरीदे। मोदी जी ने भी बोल दिया कि भैया गोल्ड नहीं खरीदना है, तो करना क्या है। ये जो हमारे भारत की महिलाएं जो बैठी हुई हैं कि उनको गोल्ड चाहिए, और किसी को गोल्ड में कुछ बनवाना है, किसी को गोल्ड बस एक अपने पास देखना है, तो करना क्या है इसके साथ। तो आइए समझते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस को क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। ये मैं बहुत शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ, लेकिन ये 8 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपने अलग अलग वीडियोज़ में सुने होंगे, अलग अलग लोगों से सुने होंगे, बट एक साथ कभी नहीं सुना होगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दैट। तो पहली बात है ग्लोबल स्पॉट प्राइस। तो गोल्ड का ग्लोबल स्पॉट प्राइस क्या है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई टू फाइंड गोल्ड हियर। और मैं गोल्ड का, ये आउंसेस में रहता है, मैं गोल्ड के प्राइसेस को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे एक RSI इंडिकेटर लगा हुआ है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कब ये ओवरसोल्ड हुआ, क्या क्या रिएक्शन हुआ मार्केट में। तो टेक्निकल अगर हम बात करते हैं तो इन द ईयर 1980s, जब आपको पता था कि द जो गोल्ड है उसको डॉलर के साथ जो है अनपैक कर दिया गया था। पहले उसकी पैकिंग थी बट उसको अनपैक कर दिया गया था, विच मेंट कि पहले जितना डॉलर होता था वो गोल्ड के रिजर्व के बेसिस पे होता था, बट जब उसकी अनपैकिंग हो गई तो यूएस ने क्या किया कि जितना भी चाहते हैं उतना डॉलर वो छाप सकते हैं। तो इससे यूएस की इकोनॉमी में बूम आया, और काफ़ी साल तक यूएस ने इस चीज़ की मलाई खाई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यूएस के ऊपर ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। तो ये बात सबको पता है, पर अगर नहीं पता है तो एक जानकारी के लिए बता दी मैंने। तो अब आप एक मोटे मोटे तौर पे समझें कि यहाँ पे हुआ क्या। हमारा गोल्ड, ये 1980s के आसपास का चार्ट है, इसने अपना टॉप बनाया, और ऑलमोस्ट विद इन सम टाइम, विद इन फ्यू ईयर्स, 2 से 3 साल में उसने अपना बॉटम बनाया, जिसमें उसने 66% की फॉल दिखाई। विच मीन्स वॉट, जब भी गोल्ड में, जब भी हमें डर लगता है, सो वी स्टार्ट बाइंग गोल्ड। यहाँ पे एक ज़बरदस्त लेवल की बाइंग आई, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश होने पे था। बट देन एक ऐसी पॉलिसी आ गई जिसने कि लोगों को बताया कि नहीं भैया, आप इक्विटी मार्केट में बने रह सकते हैं, देयर इज़ अ न्यू
देयर इज़ अ न्यू वे ऑफ लाइफ विच इज़ कमिंग। यूएस ने दुनिया को दिखाया कि यूएस डॉलर में कितना दम है, एवरीवन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डॉलर्स। सो इस तरीके की एक ऐसी पॉलिसी, एक जादुई छड़ी यूएस ने घुमाई, और उसके बाद आपने क्या देखा कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। सिमिलरली आप कई बार देखेंगे इसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि मंथली चार्ट है ये, मैं मोटे मोटे तौर पे अगर इसको कवर करता हूँ। वैसे ये सब जानकारियाँ आप लोगों को होती हैं, लेकिन जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अब आप ये समझें कि यहाँ पे 45% ऑलमोस्ट 50% की यहाँ पे भी गिरावट आई। ये टाइम ड्यूरेशन था 2001, विच वाज द डॉट कॉम बबल। सो अब आप एक कोरिलेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दुनिया में जब भी ऐसा हुआ कि भाई अब तो सब खत्म होने वाला है, तभी ऐसा होता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाते हैं, बढ़ने वाले होते हैं। बट देन द वर्ल्ड ऑलवेज अडेप्ट्स। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, द वर्ल्ड ऑलवेज अडेप्ट्स। दुनिया को पता होता है कैसे चलना है। पीपल आर नॉट हियर टू डाई, दे आर हियर टू लिव, दे आर हियर टू स्पेंड मनी, दे आर हियर टू एंजॉय देयर लाइफ। ये सारी बातें, ये सारे इमोशंस ऐसे ही काम करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये टेक्निकल चार्ट्स, अगर आपको ना पता हो तो टेक्निकल चार्ट आपके इमोशंस को ही दिखा रहे होते हैं एक तरह से। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये ग्रीन हो गया कैंडल, ये कैंडल रेड हो गया, मतलब अगर छोटे तौर पे समझे तो एक जगह बाइंग आ गई, एक जगह सेलिंग आ गई। तो वो बाइंग और सेलिंग क्यों हुई है? बिकॉज आपका इमोशन ट्रिगर हुआ है। वो इमोशन क्यों ट्रिगर हुआ है? बिकॉज इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल न्यूज़, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ लोकल न्यूज़, बट कहीं ना कहीं एक ह्यूमन सेंटिमेंट को दिखाते हैं ये टेक्निकल चार्ट्स। तो अगर एक छोटे से तौर पे समझे, डॉट कॉम बबल आया, लगा कि सब खत्म हो जाएगा, और फिर भी द वर्ल्ड सर्वाइव्ड, एंड देन देयर वाज अ न्यू वर्ल्ड, न्यू एरा, एंड देन व्हाट हैपेंड? गोल्ड फेल। ओके, हम फिर से चलते हैं, एक बार वापस से देखते हैं ये कहाँ पे हम आ गए। दिस इज 2020, विच वॉज द कोविड टाइम। कोविड टाइम में भी तो लगा कि अब तो मर ही जाएंगे भैया, कोई बचेगा ही नहीं। उसमें भी गोल्ड काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, बट देन अगेन लोग बच गए, एंड जो बच गए वो मौज कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और उसमें हम भी हैं। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि गोल्ड ऊपर गया, उसने वापस से अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन देन इट फेल अगेन ऑलमोस्ट बाय 21-22%। लेकिन अब क्या होता है? अब यहाँ पे तो कोविड भी खत्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, बट ये एक जोन है विच स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2022, और 2022 में ही ये रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई। अब यहाँ से गोल्ड ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो आइडियली कोविड के बाद थिंग्स शुड हैव स्टेबलाइज्ड, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज एक अफरा तफरी मच गई, एंड पोस्ट कोविड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 250% की रैली आई है गोल्ड में इन द ग्लोबल मार्केट्स। यूएस के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, 250%, 250% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे हमें क्या पता लगता है? कि समथिंग हैपेंड हियर। पहले अगर आप देखेंगे, जब भी गोल्ड गिर जाता था तो उसके बाद एक कई सालों की कंसोलिडेशन आती थी, आराम से गोल्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता था। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि में गोल्ड के साथ आप देख सकते हैं कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स कैसे फ्लो हुए हैं। पीपल हैव रियलाइज्ड समथिंग, दे हैव रियलाइज्ड दैट वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया। अभी क्या हुआ? जो एक कोड ऑफ कंडक्ट था, वो जो कंट्रीज के बीच में देर वाज अ डिप्लोमेसी, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि एक तो कोविड में तो जान बची ही बची, उसके बाद क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हो गई। वॉर स्टार्ट होने के बाद हमने देखा कि चाइना और ताइवान के बीच में भी प्रॉब्लम्स आई, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी इश्यूज आए, विच मीन्स वॉट? द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ पे बैठा हुआ है जिसमें विस्फोट होने वाला है। इट कैन बॉम्ब एनी टाइम। और फिर ये एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर डिटेल्स देखेंगे तो यू विल कम अक्रॉस मैनी मैनी थ्योरीज, बट द बिगेस्ट थिंग इज कि हम पूरी दुनिया जो है वो डॉलर्स में इट यूज टू ट्रेड। बट द प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड हैपनिंग इज दैट यूएस पे इतना ज़्यादा कर्जा आ चुका है, एंड यूएस इज़ वन ऑफ द कंट्रोलिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। समथिंग बैड माइट हैपन। अब उस बुरे को बचाने के लिए यूएस में बाइडेन को हटा के ट्रम्प आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देन समवन हैज़ टू कम एंड दे हैड टू टेक कि भैया वॉर भी करेंगे तो किसी ना किसी को तो अपने ऊपर नाम लेना पड़ेगा। आई थिंक ट्रम्प इज़ दैट गाय। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली आई है, और यहाँ से देखने को ये मिलता है कि दुनिया में डर का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जब डर का माहौल बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन गोल्ड ने एक ऐसा टॉप बनाया जो ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट में, अगर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं तो आई विल कम हियर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड ने प्राइस बनाया ऑलमोस्ट 1,80,000 का। दिस वाज द टॉप प्राइस, और वहाँ से गोल्ड ने गिरना स्टार्ट किया है। अब यहाँ से गोल्ड तो गिर ही रहा है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसको हम बोलते हैं कि आईएनआर जो है वो यूएस के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई, एंड वी जस्ट टच्ड 100 रुपीज़ पर यूएसडी, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉडाउन है ऑन दी आईएनआर। इससे क्या होता है कि क्योंकि हम एक इम्पोर्टिंग इकोनॉमी है गोल्ड में,
तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हमें यूएस से गोल्ड या किसी भी एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी से गोल्ड को खरीदना पड़ता है तो हमें डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डॉलर्स में ट्रांजैक्शन होती है अक्रॉस दी कंट्रीज, अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले जहां इंडिया को 70 रुपीज़ दे के $1 मिलता था और फिर वो उस $1 से गोल्ड खरीदते थे, आज के दिन में 100 रुपीज़, अभी 94 आ गया है वापस से, बट आप कंसिडर करें कि आज के दिन में 100 रुपीज़ दे के उसको एक यूएसडी खरीदना पड़ता है और फिर उस एक यूएसडी से गोल्ड खरीदना पड़ता है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 28 to 35% का ड्रॉ डाउन हो गया। मतलब हमें 25 to 30% ज़्यादा पैसा देके उतना ही गोल्ड मिलता है जहां हम पहले उतने कम पैसे देके गोल्ड खरीद लेते थे। इसलिए अगर आपने देखा हो तो मोदी जी ने बोला था कि रिक्वेस्ट किया था, आई वुड से, कि हम गोल्ड को ज़्यादा बाय ना करें इस बार, शादी वगैरह में भी गोल्ड का ज़्यादा जो है उसको हम ना खरीदें। तो उसका कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि एक तो आईएनआर गिर रहा है, दूसरा जो प्रॉब्लम आया था वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई थी यूएस और ईरान के बीच में, उसकी वजह से भी ये इशू आया था कि हमें ऑयल नहीं आ रहा था। तो हमारे पास एक रिजर्व होता है, तो हम उस रिजर्व के बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें खुद नहीं बनाते हैं। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया या इंडिया जैसी कोई भी कंट्री, वैसे तो सारी कंट्रीज़ में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बट कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रीज को छोड़ते हैं, यूरोप को आप ले लो, एक एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। अगर हम देखें कि सोशल इकोनॉमी है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। बट अगर आप कंसिडर करो इंडिया को, तो इंडिया इज़ मेजरली एन इम्पोर्टिंग इकोनॉमी। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमारे देश की पेरीफेरी के बाहर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप समझो कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आने ही वाला है, कोई नहीं बचा सकता। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये हर उस इकोनॉमी की बात है जो एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। इसलिए कहा जाता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बने, इसलिए कहा जाता है कि आप खुद उगाएं। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड पे हम घर बनाते जा रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए, तो हम जब जगह ही नहीं होगी तो उगाएंगे क्या और बनाएंगे क्या और खाएंगे क्या? तो हमें आगे जाके और इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जब हम और इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी और नीचे जा सकती है। बट एनीवेज, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, आई थिंक जानते सब हैं, बात कोई नहीं करता, बट ठीक है जो है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। हमें बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाई जाती है, तो कभी कभी रोज़ी पिक्चर के बारे में बात करनी पड़ती है, बट आई बिलीव कि देर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन द ग्रे क्लाउड, ऐसी कुछ कहावत है जिसका मीनिंग ये है कि कुछ भी बुरा हो जाए पर कुछ अच्छा होने के अंदेश हमें हमेशा होते हैं। तो अभी यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हमने ये समझा कि ग्लोबल स्पॉट प्राइसेस गोल्ड के किस तरह से टर्न आउट करते हैं, यूएसडी आईएनआर का फॉरेक्स रेट हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। हम आने वाले हैं गोल्ड के ऊपर, बट हमें ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, वी टॉक अबाउट द यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आपने अभी पिछले कुछ समय में, आई थिंक जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, पर अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं और या फिर आप मार्केट में नए हैं, मैं भी नया हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ बातें आती हैं समझ में, कुछ नहीं भी आती हैं, उसके बारे में पढ़ लेता हूँ। तो मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, ये पूरी खिचड़ी है क्या। देखिए, सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे कि यूएस डॉलर में हम सब ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो एफ आई आईज, डी आई आईज, आपने ये नाम सुने होंगे। हमारी कंट्री में, हमारे स्टॉक मार्केट में, हमारी स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी ऊपर कैसे जाती है। 1990s की एक आपको छोटी कहानी सुनाता हूँ। 1990s में हमारे देश में 13 दिन का राशन बचा हुआ था। हमारी इकोनॉमी एकदम गिर चुकी थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, देश की हालत बहुत ख़राब थी। उस समय हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए श्री मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया कि उन्होंने 100% एफ डी आई अलाउ कर दिया, विच मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि बाहर का पैसा, बाहर के देश, बाहर के इकॉनमी को ये एक छूट मिल गई कि आप इंडिया में आएँ और इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने हिसाब से कैपिटल डिप्लॉय करें, आप अपने हिसाब से कॉरपोरेट बिल्डअप करें, और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दैट वाज अ वेल थॉट प्रोसेस, दैट वाज अ वेल थॉट आइडिया जो वो लेके आए थे, जिसकी वजह से आज हम जहाँ बैठे हैं, आज हम ये जो कह पा रहे हैं, शायद ये उन्हीं की वजह से हुआ। तो हैट्स ऑफ टू हिम वेर एवर ही इज़। सो द आइडिया इज़ कि हमें या हमारी जैसी किसी भी इकोनॉमी को यूएस डॉलर की बहुत ज़रूरत होती है, एफ डी आईज, एफ आई आईज के पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, विच मीन्स कि लोग डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स में होता है। तो अगर आप ऐसे सोचें कि आपको आपकी कंट्री में आज के दिन में 6%, 7% का इंटरेस्ट मिलता है अगर आप बैंक में पैसे डाल देते हैं, लेकिन यूएस आपको बोलता है कि भैया हम तो आपको डॉलर पे 3.5, 4, 4.5% देंगे, तो कोई भी व्यक्ति इंडिया जैसी मार्केट में पैसे नहीं डालेगा। वो ये सोचेगा कि क्यों ना मैं अपने ही मार्केट में पैसे डाल देता हूँ, बैंक में सेव कर लेता हूँ। एक तो सेफ्टी नेट हो जाएगा, मेरा पैसा मेरे ही देश में है, जब भी मैं निकालना चाहूँ निकाल लूंगा। दूसरा, जो आईएनआर गिर रहा है यूएस के कंपैरिजन में, उसका भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो
ऑल इन ऑल एफआईआईस का हमारे इकोनॉमी, हमारी इक्विटी मार्केट को छोड़ के जाने का एक वन ऑफ द रीजंस यही था कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा था। और आज के दिन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो उसका जो रेट है आज के टाइम पे दैट इज़ 3.5%। यूएस आपको 3.5% देता है ऑन द दैट्स द यील्ड ऑफ द बॉन्ड यील्ड। और अगर आप उसको देखें तो आप अगर अपना पैसा डालेंगे तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में वही पैसा आप डालते हैं, फिर अगर आप उसको निकालते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उसके बाद आईएनआर भी गिर रहा है। तो जब आप उसको कन्वर्जन कराएंगे अगेन इन द यूएसडी तो एफआईआईएस को लगेगा कि उनका पैसा कम हो रहा है। और अभी कुछ साल पहले इंडिया ने कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल पे भी। सो इट वाज अ बैड मूव आई वुड से। निर्मला सीतारमन जी ने इतना बढ़िया मूव नहीं लिया इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। तो एफआईआईस को हमारी मार्केट में टिके रहने के लिए कोई भी ऐसा खास रीज़न तो मिला नहीं। सो दे काइंड ऑफ वेंट आउट और हमारी मार्केट को इतना बड़ा क्रैश देखना पड़ा। बट स्टिल आई रियली सैल्यूट द डीआईआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने हमारी मार्केट को संभाल के रखा है। सो दैट्स आई मीन रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा लगता है, अपनी इकोनॉमी बूम करती है, अपनी इक्विटी मार्केट बूम करती है, एवरीवन फील्स गुड। सो येस, बट द थिंग इज़ दैट जो यूएस में अगर आपका पैसा चला जाएगा तो आपकी मार्केट में कौन लेके आएगा। तो गोल्ड प्राइसेस भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। यूएस के जो रिज़र्व है वो हमारे पास होता नहीं है, तो हम गोल्ड खरीद नहीं सकते, हमारा यूएस डॉलर का रिज़र्व भी कम हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एफआईआईस जाने लगे, हमारा डॉलर रिज़र्व कम होने लगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट रियली अफेक्ट द बाइंग कैपेबिलिटी ऑफ गोल्ड। फिर हम बात करते हैं यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ पे। दो ये हम बात कर चुके हैं, बट स्टिल आप ऐसे सोचें कि जो पॉइंट हमारा था कि यूएस की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा डेट है। अच्छा, डेट के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो आप, और आपको पता है कि वो कर्जा आप डायरेक्टली तो चुका नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा है नहीं, कर्जा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। आप क्या करेंगे? आपके पास दो या तीन चीज़ें होती हैं करने के लिए ऐसे केस में। और आप समझें कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं कि इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है कि अब तो आर या पार वाली स्थिति बन चुकी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यूएस ने भी खैर वही किया। ऐसे केस में ये होगा, या तो आप भाग जाएंगे कि भैया जो कर्जा लेने आएगा वो मुझसे कुछ मांग ही ना पाए। लेकिन आप तो एक इंसान नहीं है, आप तो एक देश है, तो देश तो कहीं भाग नहीं सकता, वो तो वहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे? एक एक बहुत अच्छी थ्योरी है कि डेट को ऑफसेट करने के लिए वॉर का यूज हो सकता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ फैक्टर ऑफ वॉर या फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं गोल्ड के, जो हमारा एक फियर एसेट है, एक हेज एसेट है। तो इसके प्राइसेस जो होते हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ गए। अब आप ये बताएं कि गोल्ड का रिजर्व इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है? आई थिंक यू आर राइट। तो ये जो हमारी टॉप इकोनॉमीज़ हैं, यूएस, रशिया, चाइना, दे होल्ड द मेजर गोल्ड इन द वर्ल्ड। और यूएस के पास एक वे था अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने का, अपने डेट को थोड़ा सा कम करने का। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट इट रियली इंट्रीग्स मी एंड आई रियली थिंक अबाउट इट कि ऐसा ही हुआ। तो ये जो यूएस ईरान एस्केलेशन हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं देर इज़ अ, ये बहुत सोची समझी चाल आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से प्ले आउट किया। और इसका एक इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया में देखने में आएगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो यूएस को होने वाला है इन अ वे। और ये जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो तो फियर की वजह से बढ़ ही गए थे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड रियल इंटरेस्ट रेट्स। ग्लोबल इन्फ्लेशन, ऐसी फियर इकोनॉमी में क्या होता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है। आपने देखा कि आईएनआर गिरने लग गया, हमारे पास हमारा जो रिजर्व है वो कम होने लग गया। आरबीआई ने खैर बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आए। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए लोग सोचते हैं कि मेरे पास गोल्ड हो। कल को अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि 1991 की परिस्थिति आ जाती है, देश के पास रिजर्व्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो एक आम आदमी क्या सोचता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं उस समय बेच के अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ, या अपने पास राशन पानी इकट्ठा कर लूँ। बहुत आम आदमी की भाषा में बात करें, ऐसा ही सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देश भी ऐसे ही सोचता है। यानी कि जब ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एवरी कंट्री दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार मेरे पास गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज गोल्ड समहाउ इस पूरी दुनिया का एक फियर एसेट है, तो इट रियली डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड। पॉइंट नंबर 6, अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। हमें पता ही है कि ईरान यूएस की वॉर हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया, ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो गए। अब हम तेल खरीदें कि गोल्ड खरीदें, एक बहुत बड़ी समस्या, सिर्फ हमारे सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने। इट क्रिएट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू कंट्रीज, आप जानते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग। ये आजकल एक सिनेरियो देखा गया कि अब अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक बैठक हुई इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और उन्होंने ये समझा कि
इन द वोटिंग दे फाउंड कि almost 45 to 50% of the countries of the central banks of the world, they have started accumulating gold and they are preferring gold over US dollar. इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, वॉर के पहले कर रहे थे। वॉर हुआ, वॉर के टाइम पे इस चीज़ को पॉज कर दिया गया, विच मीन्स जो प्राइसेस शूट अप होने थे वो हो चुके थे। उसके बाद अभी प्राइसेस थोड़े थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं, विच मीन्स कि आने वाले टाइम पे सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व्स को वापस से बढ़ाने वाले हैं, विच मीन्स वॉट कि बाइंग इनिशिएट हो सकती है इन गोल्ड। आज के दिन में गोल्ड महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे गोल्ड में बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इसका मतलब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस अभी बढ़ेंगे ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। और लास्ट है ग्लोबल गोल्ड सप्लाई एंड माइनिंग आउटपुट। अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, रशिया ने बोला कि उसने 500 टन का गोल्ड को माइन कर लिया है, विच मीन्स इट्स एम्पल अमाउंट ऑफ गोल्ड। और वो कहने वाला है कि वो उस गोल्ड को फ्रीली मार्केट में, उस फिजिकल गोल्ड को फ्रीली जो है वो सप्लाई करेगा, विच मीन्स वो उसको सेल करेगा। और अगर रशिया गोल्ड को सेल करता है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि गोल्ड के प्राइसेस क्रैश डाउन कर जाएंगे। तो भैया होने क्या वाला है, गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं या गोल्ड के प्राइस गिरने वाले हैं? यही तो वो परेशानी की बात है जिसके बारे में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने समझ लिया वो सारे फैक्टर्स जिससे हमारे गोल्ड के प्राइसेस और हमारे एक ओवरऑल इकोनॉमी को इस समय क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको चला रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको डुबा रहे हैं। एक टेक्निकल नज़र डाल लेते हैं कि चल क्या रहा है। चलिए, ये मेरा डेली चार्ट है। मैं इस डेली चार्ट को पहले मंथली पे कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से समझते हैं गोल्ड के टॉप को। ये इंडिया का गोल्ड का चार्ट है, INR प्राइसेस इसमें इंक्लूडेड है। मैं एक लाइन देता हूँ एंड मैं सिर्फ टॉप्स को मैच कर देता हूँ। ऑलमोस्ट दिस इज माय टॉप मैचिंग समवेयर हियर। मैंने यहाँ के टॉप को मैच किया, ऑलमोस्ट यहाँ का टॉप मैच किया, इस टॉप को मैच किया, इस टॉप को मैच किया। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे इमोशंस ट्रिगर हुए हैं ऑन अ मंथली बेसिस। दिस इज माई इमोशनल ट्रिगर, दिस इज द एरिया जहाँ से गोल्ड ने एक बड़ा मूव लिया है, यहाँ से नीचे लिया है और इस प्राइस से एक बहुत बड़ा ऊपर का मूव लिया हुआ है। इसको हटा देता हूँ। अब मैं दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप RSI देखेंगे तो RSI में गोल्ड हमारा ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, आई एम सो सॉरी। जब ये ओवरबॉट हो जाता है तो इस रीजन में जहाँ पे ये ग्रीन आ गया है, इसका मतलब है कि ये अपने प्राइसेस में बहुत ऊपर चला गया है। जब प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं तो वो थोड़े से कूल डाउन होते हैं, थोड़ा सा प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे कि RSI यहाँ पे गिर रहा है। जब RSI गिरता है तो आप अगर डायरेक्ट कोरिलेशन देखें, ये RSI पॉइंट है 1 जुलाई 2020 का, मैं यहाँ पे गया, ऑलमोस्ट इस जोन से मार्केट गिरा है और यहाँ से अगर आप देखें तो RSI भी गिर रहा है। इस तरह से आप कोरिलेट करते हैं RSI को, रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ये। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगेन मेरा प्राइसेस यहाँ से शूट अप हुआ, काफ़ी लंबा प्राइस मेरा शूट अप हुआ है। मैं ओवरबॉट जोन में जा चुका हूँ। अब यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है और मार्केट अभी भी, हमारा RSI इज़ ऑलमोस्ट एट 77। एंड यूजुअली अगर हम मंथली RSI देखें तो गोल्ड का जो हमारा मंथली एक RSI का जोन है, और RSI स्टार्टेड अराउंड दिस, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट का डेटा 2015 आई बिलीव से स्टार्ट होता है, यस। तो अगर आप देखें वो यहाँ से शुरू हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ टू दैट sort of an average which is this, because I'm taking this line here. अगर आप देखेंगे this is the zone जिसके पास में हमारा गोल्ड का प्राइस यहाँ पे मूव करता है। इस जोन से 2023 के बाद से इसने इस लाइन को टच नहीं किया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑन अ मंथली बेसिस, अगर हम सिर्फ टेक्निकल, प्योर टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो ये जो हमारा प्राइस है यहाँ पे, it should come down as much so that it tries to communicate with this line which is 57, जो हमारा एक मीडियन, एक एवरेज RSI की वैल्यू है फॉर आवर गोल्ड। मैं इसको एक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट दे देता हूँ आपके सामने। आई गिव हियर 57 पे इंडिया का इन्फ्लेशन है अराउंड 6%, तो मैंने उसको, सॉरी, 7 multiplied by 6%, ओके, 3.42 प्लस 57, 60.42। मैं अपने RSI के लेवल को 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 60.28 के आसपास मूव कर देता हूँ, जो आपका गेन इस लेवल पे आ गया है। एंड हाउ आई फील इस कि ये जो मार्केट प्राइस क्रैश हो रहा है ऑन अ मंथली बेसिस, अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम पे, दिस दिस थिंग
शुड टच द ब्लू लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप खुद भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप जाएँ ट्रेडिंग व्यू पे जाएँ या किसी भी जहाँ पे भी आप चार्ट देखते हैं, काइट्स में भी जाएँगे, ट्रेडिंग व्यू ओपन होगा। वहाँ पे आप गोल्ड 1 डाल दें एमसीएक्स के लिए, मंथली चार्ट देखें, आरएसआई इंडिकेटर लगा लें, बहुत सिंपल है। और आप यहाँ पे चेक करें और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है जब इसको टच कर जाएगा, उस समय पे इसकी वैल्यू उतनी होगी जहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, टेक्निकल ये जो चार्ट्स हम देखते हैं, एक्स वाई जेड, आपको ना जाने लोग क्या क्या चीज़ें बताएंगे। आपको चार्ट रीडिंग समझने के लिए कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी और सेशन में इसको कवर कर सकते हैं। पर आप इसको सिंपल सा समझें, ये आपके इमोशंस हैं। आपके इमोशंस कहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि भैया ये तो बहुत महंगा हो गया। यहाँ पे लोगों को लगा गोल्ड बहुत महंगा हो गया, गिर गया। उसके बाद गोल्ड चल रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फिर स्टार्ट हुआ, फियर बढ़ा। ऑलमोस्ट इन 2019 यहाँ से फियर बढ़ना स्टार्ट हुआ 2020। उसके बाद लोगों को लगा कि चलो थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन हो जाती है। फियर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे डिमांड ही कम हो गई। जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस कूल डाउन हो जाते हैं। वापस से आते हैं, फियर बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा फियरफुल मार्केट चल रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम जब मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, आप मार्केट में गए, आपने कहा कि मुझे एक गोल्ड कॉइन खरीदना है। सामने वाले ने आपको बोला कि गोल्ड कॉइन 1 लाख रुपए का है, 1 ग्राम। आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं, आप क्या करेंगे? गोल्ड खरीद लेंगे। हाँ, आप खरीद सकते हैं, मे बी आप खरीद भी लें, विच इज़ गुड। अब एक आम आदमी वहां पे जाता है, वो देखता है कि यार उसकी जेब में 40,000 रुपए हैं। क्या वो गोल्ड कॉइन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब वो गोल्ड कॉइन नहीं खरीद पाएगा तो उसके पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि या तो वो 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट के गोल्ड को खरीदे, अगर उसको गोल्ड खरीदना है। गोल्ड अगर उसको नहीं खरीदना है तो वो कुछ और ट्राई करेगा। वो सोचेगा कि यार चांदी खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेगा। अगर वो एक एसेट खरीदने गया है, वो चांदी को भी नहीं खरीद सकता तो वो कुछ और खरीदेगा। समथिंग दैट मेक्स हिम फील कि उसको डर कम लगेगा। जब भी ऐसा ऐसा समय आएगा कि यार हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी, कैश की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसे टाइम पे हमें एक एसेट की ज़रूरत होगी। दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन द वर्ल्ड। तो गोल्ड के साथ भी यही होता है। गोल्ड के प्राइसेस जब 1,80,000 पे पहुंच गए 10 ग्राम के लिए, तो एक आम आदमी के लिए 1,80,000 रुपये निकालना आज के दिन में, बिकॉज इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू जोन्स, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, बट आई स्टिल से कि 1,80,000 बहुत बड़ी रकम होती है फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। विच मीन्स वॉट? डिमांड गिरने लग जाती है। जब भी आपकी डिमांड गिर जाती है, दैट मीन्स कि गोल्ड के प्राइसेस कम होने लगेंगे। जब गोल्ड के प्राइसेस कम होने लग जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि डिमांड क्योंकि कम थी, गोल्ड प्राइसेस गिरने लगे। फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। कंसोलिडेशन क्या होता है? जहां से पहली सब आई वुड से कि पहली डिमांड जनरेट होती है। तो डिमांड जनरेट होगी मीन्स पहली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि यार इस समय खरीद लेते हैं, ऐसा ना हो और महंगा हो जाए। वहां से होती है पहली बाइंग जनरेट, पहली डिमांड जनरेट हो जाती है। वो ये एरिया है इसकी जो हम बात कर रहे हैं। इस एरिया में अगर आप देखें, और यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है 2 मार्च 2026 एग्जैक्टली, जहाँ पे यूएस ईरान वॉर एस्केलेट हुई थी, सेम डे। और यहाँ पे आके प्राइस रुका इस जगह पे, क्योंकि डर का माहौल था। प्राइस शूट अप हुआ और सेम मंथ में नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लोगों ने कहा ये प्राइस वही 1.5 लाख के आसपास का प्राइस है। यहाँ पे लोगों ने कहा कि भैया 1,80,000 पे ना हो पा रहा, मैं 1.5 लाख पे खरीदने को तैयार हूँ आज के दिन में। यानी कि लोग 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम के लिए देने के लिए तैयार हैं। वापस से हम नेक्स्ट मंथ आए, यहाँ पे एक डोजी बन गया। डोजी में क्या होता है कि एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है प्राइसेस में। डोजी बना, हमने देखा कि मंथली बेसिस पे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने की कोशिश की, बट वो लास्ट मंथ के प्राइसेस को बीट नहीं कर पाए। और अभी हम देखें तो हमारा जो करंट मंथ है, जून का जो मंथ है, उसमें हम देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट डोजी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। किया भी था पर अभी हुआ नहीं है, सेटल नहीं हुए प्राइसेस। देर इज़ अ हायर एक्सपेक्टेशन कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि गोल्ड बहुत हाई है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, हम उसको नहीं खरीद सकते। क्या होगा? जब कोई गोल्ड नहीं खरीद पाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, विच मीन्स कि प्राइसेस को थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। प्राइसेस अगर कूल डाउन नहीं होंगे तो कोई खरीदने नहीं जाएगा। जब कोई खरीदने ही नहीं जाएगा तो आप किसी चीज़ को होल्ड करके क्यों रखेंगे? अगर आपके पास एक ज़मीन है जिसको कोई नहीं खरीदना चाहता, उस ज़मीन की वैल्यू गिर जाती है। जब ज़मीन की वैल्यू गिर जाती है, तब उसके लिए बायर्स आने लगते हैं। यही होने वाला है गोल्ड के साथ। बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं 5 लाख पहुंच जाएगा, 10 लाख पहुंच जाएगा, 15 लाख पहुंच जाएगा, आई डोंट नो। अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। हाँ, पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता, कुछ भी हो सकता है। पर आपको लगता है कि आज के दिन में गोल्ड 5 लाख पहुंच जाएगा? अरे भैया, अगर 5 लाख पहुंच जाएगा तो खरीदेगा कौन? कौन बैठा है खरीदने के लिए गोल्ड को? विच मीन्स कि अगर आप इस सिंपल एनोलॉजी को समझें, जब आप एक कंफर्टेबल एरिया में आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ, 10 ग्राम गोल्ड, उस कंफर्टेबल एरिया में गोल्ड की कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल्ड कंसोलिडेट नहीं होगा तो गोल्ड ये जितने भी सुनार बैठे हुए हैं, ये जो
जो भी लोग गोल्ड में बाइंग सेलिंग करते हैं, कैसे चलेगी मार्केट? बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया में गोल्ड की मार्केट क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगा, कोई कोई शॉप नहीं खोलेगा, कोई आपको टाइटन तनिष्क वगैरह कुछ नहीं होने वाला थोड़े दिन में। जब कोई खरीद ही नहीं पाएगा तो इनका क्या होगा? ये जितना माल बेच पाएंगे बेचेंगे, उसके बाद सब भाग जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, मैं पता नहीं कितने लोगों की मैंने वीडियोस देखी। पीपल ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वो आपको वो चीज़ें बताते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स वाई जेड 100,000 पैरामीटर्स बता देंगे, जैसे कि आप एक एआई हो। अरे भैया, कुछ भी इस दुनिया में खरीदना है, आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि आपके पास उतने पैसे हैं उसको खरीदने के लिए, यानी कि आप कंफर्टेबल हो उसको बाय करने के लिए। क्या आज के दिन में आप गोल्ड को बाय करने के लिए कंफर्टेबल हो? अगर आंसर आपका येस है, विच मीन्स ये जो प्राइस 1,49,000 का है ये जस्टिफाई हो रहा है। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप समझ जाओ आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, विच मीन्स कि गोल्ड के प्राइसेस गिरने वाले हैं। ओके, हमने कहा आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, यानी कि गोल्ड प्राइसेस गिर सकते हैं। ठीक है, हम फैक्टर बाय फैक्टर चलते हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा और गिरना चाहिए। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो इस मंथ ने मुझे सब दिखा दिया। इस मंथ ने बोला कि जैसे ही मेरा प्राइस इस जोन में आया है, ये जोन क्या है, ऑलमोस्ट 1,29,000 या 30,000, यानी कि 1,30,000 पे एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रिगर हुआ। विच मीन्स अगली बार अगर प्राइस यहाँ पे आता है नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ से वापस से एक अच्छा बाइंग ट्रिगर हो सकता है। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। मैं कह रहा हूँ कि 1,29,000 पे, विच मीन्स 1,30,000 पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रिगर हो सकती है। मैं पिछले महीने पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा प्राइस है 1,36,000, उसको मैं एडजस्ट करके 1,35,000 राउंड फिगर कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एक 1,35,000 का ऐसा जोन है जहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, क्योंकि पहले भी आई है मंथ जोन पे। और इस प्राइस पे विच इज योर 1,80,000, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। टेक्निकली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम छोटी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी ट्रेंड लाइन है। मैं अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को रिफाइन कर दिया, मैंने इस टॉप को लिया, मैंने इसके टॉप को लिया, और मैंने इस पॉइंट को लिया। ओके, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे इस ट्रेंड लाइन को मेरे प्राइस फॉलो करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स या तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, और अगर वो इसको ब्रेक करते हैं, सो व्हाट दे विल एक्चुअली मेक, दे विल मेक समथिंग लाइक दिस, लाइक एन एम, एंड दे कैन कम हियर, विच मीन्स व्हाट, अगर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि गोल्ड थोड़े दिन में नीचे आएगा, विच इज समवेयर अराउंड 1,35,000 से 1,40,000, एक छोटी सी बाइंग ट्रिगर होगी, कंसिडरिंग ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। अगर हमारा कोई भी फैक्टर ऐसा होता है जिसमें चेंजेस आते हैं, दोबारा से वॉर, कोई कोई भी वॉर हो जाए, चाइना ताइवान की वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो वापस से गोल्ड शूट हो जाएगा। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, गोल्ड के प्राइसेस, लेट मी चूज दिस, हमने जो बात की इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बट कंसिडरिंग कि ये सारे फैक्टर्स कंसिस्टेंट हैं, चल रहे हैं एज इज, this is how I feel the gold prices will follow. They will follow a sort of an M pattern. They might. It might reach 1,80,000 again, but it's not happening very, very soon. अगर हमारे बाकी फैक्टर्स सेम रहते हैं, there is a strong chance कि, अच्छा यूएस ईरान के बारे में बात करें, यूएस ईरान की जो डील है वो साइन ऑफ होने के लिए एक पीस डील का एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट अभी ईरान के पास और यूएस के पास 2 महीने का टाइम है, 60 डेज का विंडो दिया है, जिसमें दे कैन रिव्यू व्हाट दे हैव सेड इन द डील, और वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स को लेके आ सकते हैं। व्हाट इफ, जस्ट अ व्हाट इफ, ईरान नहीं मानता, बोलता है कि आपने हमारे ऊपर जो आपने एक यूरेनियम को लेके जो आपने एक पॉइंट बोला है कि आप उसे सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ करने वाले हैं, हम उसे सेट ऑफ करें अपने एंड से, तो अगर वो पॉइंट ईरान नहीं मानता है तो उस केस में क्या होगा, देयर कैन बी फर्दर एस्केलेशंस बिटवीन यूएस एंड ईरान, एंड मे बी सम अदर कंट्रीज माइट जंप इन एज वेल, which means what, the prices can shoot up, but the probability of it happening is sort of low, because अभी जो हमारा पूरी दुनिया है ना, वो एक गर्म तवे पे बैठी हुई है, so everyone is trying कि थोड़ा सा थोड़ा कूल ऑफ करते हैं, थोड़ा सा एक एआई का फैक्टर भी चल रहा है, अगेन इट्स अ गुड एंड अ बैड न्यूज़, मोर अ बैड न्यूज़ देन अ गुड न्यूज़, बट अगेन यहाँ पे यूएस ईरान भी चल रहा है, गोल्ड के प्राइसेस भी हैं, मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सो व्हाट आई फील इज कि दिस इज हाउ द प्राइसेस वुड एक्चुअली फॉलो, दिस इज हाउ द प्राइसेस वुड एक्चुअली फ्लो, एंड कंसिडरिंग माई ट्रेंड लाइन जो मैंने बहुत पहले ड्रॉ की थी, ऑल द टॉप्स, मैंने टॉप्स को लिया हुआ है। चलिए अब मैं अपनी ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट 6% के बेसिस पे, मेरा जो प्राइस है, मैं बोलने जा रहा हूँ कि दिस इज माई प्राइस विच इट शुड रीच इन सम टाइम, विच इज 1,30,000,
मैं अपने 1,30,000 को 6% इन्फ्लेशन पे लेके जाता हूँ, सो मैं अपनी ट्रेंड लाइन को लेके जाऊंगा सो दैट इट मीट्स 1,37,800 विच इज 1,38,000. My trend line is meeting 1,38,000 somewhere here, which means what? लॉन्ग टर्म में मेरा गोल्ड अगर कंसोलिडेट करता है तो उसकी कंसोलिडेशन जो रेंज होगी, इट कैन रेंज समवेयर हियर सो दैट इट मीट्स दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन इन द लॉन्ग टर्म. वो इस ट्रेंड लाइन को मीट करेगा इन द लॉन्ग टर्म. और अगर वो इस ट्रेंड लाइन को मीट करेगा इन द लॉन्ग टर्म, विच मीन्स व्हाट, अगर मेरे गोल्ड प्राइसेस शूट हो जाते हैं, चलिए गोल्ड प्राइसेस को शूट कराते हैं, मेरे गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे आए एंड देन दे स्टार्ट शूटिंग अप, दे वेंट टू समवेयर लाइक 2 लाख और समथिंग, दे कम बैक अगेन, यहाँ पे उनको एक सपोर्ट जोन मिलेगा, दे गो बैक अप, they come back here, they maybe rotate something like this. This is the sort of consolidation that everyone is looking forward. People are not saying it, but everyone is looking forward. Consolidation क्यों? Because जब consolidation होता है, that is called as an agreed price. Buyers and sellers के बीच में एक agreement हो जाता है कि that this is the range which we are comfortable with while trading the gold. अगर गोल्ड बढ़ जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, एआई की वजह से इक्विटी मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में एक बहुत बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी. ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा शूट हो सकते हैं. उसकी वजह से गोल्ड अगर बहुत ऊपर हो जाएगा तो पीपल विल नॉट बी कंफर्टेबल बाइंग अ 22 कैरेट गोल्ड, दे माइट बी कंफर्टेबल बाइंग 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट गोल्ड, which means they will be comfortable somewhere around here, but that will not be the price of 24K gold. That will be a price of 14 karat gold. So considering all these factors, करना क्या है गोल्ड के साथ? अब मैं आ जाता हूँ अपने फाइनल रिव्यू पे. आज के दिन में अगर हम बात करते हैं, दिस प्राइस इज अ हाई प्राइस. यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल नहीं है गोल्ड को बाय करने के लिए. हाँ, जो लोग अगर बाय कर भी रहे हैं वो सिर्फ एक फियर फैक्टर को को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने अपने डर को कम करने के लिए दे स्टार्टेड बाइंग इट. बट अगर आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप गोल्ड को रख के क्या करेंगे? उस तरीके के हालात भी आ सकते हैं इकोनॉमी में, विच मीन्स कि लोग गोल्ड को ऑफसेट कर सकते हैं, और अगर गोल्ड को ऑफसेट करेंगे गोल्ड के प्राइसेस और भी कूल डाउन हो सकते हैं. नीचे से शुरू करते हैं. ग्लोबल गोल्ड सप्लाई, विच मीन्स रशिया कह रहा है कि उसके पास 500 टन का गोल्ड है. अगर वो अपना फिजिकल गोल्ड बेचने पे आ गया, गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं. दे कैन रियली कम डाउन टू दिस लाइन. ये हमारी ट्रेंड लाइन है एंड आई विश कि हमारी ट्रेंड लाइन को गोल्ड के प्राइसेस छू लें. मे बी अभी छू लें, बाद में छू लें, बट तुरंत छूने के लिए इतनी बड़ी क्रैश होने के लिए इट विल टेक सम टाइम. ऐसा 1 महीने 2 महीने में नहीं होता है, बट स्टिल द एजम्पशन इज कि वो इस प्राइस पे आएंगे. एंड सेकेंडली, सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, बट सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड बाय करने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत होगी. यूएस डॉलर इज़ वेरी वेरी हाई प्राइस्ड, विच मीन्स इंडिया के आईएनआर को जंप करना पड़ेगा. 94 पे है, उसको 90 पे जाना पड़ेगा. जैसे ही इंडिया 90 पे जाएगा, क्या होगा? हम ज़्यादा गोल्ड बाय कर पाएंगे. ज़्यादा गोल्ड बाय कर पाएंगे यानी कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे. अभी हमें महंगा पड़ता है गोल्ड बाय करना, प्राइसेस और हाई हो जाते हैं हमारे लिए. प्राइसेस गोल्ड के कूल डाउन हो जाएंगे जब इंडिया का जो हमारा यूएसडी आईएनआर का जो फॉरेक्स रेट है वो कम हो जाएगा. दैट्स अ बिग बिग थिंग. अगर इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो आपके पास ज़्यादा गोल्ड हो सकता है. इट्स अ गुड थिंग. जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने में आ रहा है कि खत्म हो सकता है फिलहाल यूएस ईरान के बीच में, विच इज़ अ गुड थिंग. ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें, वो तो बढ़ा ही हुआ है. दैट्स अ रेड. यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ, यूएस डॉलर को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल चुकी है. और यूएस की इकोनॉमी अगर देखें तो आपका जो यूएस इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ दे चुका है. सो दे विल बी अ बिग सेलिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड इन यूएस इकोनॉमी. सो दैट्स अ प्लस एंड अ माइनस. यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से जो न्यूज़ देखने को आ रही है, मे बी अभी वो इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बट देर इज़ अ 0.5 बीपीएस, बेसिकली 0.5% का एक इंक्रीमेंट देखा जा सकता है in the upcoming months. USD INR, we have already spoken about it. Global spot prices, we have already spoken about it. Okay, so that's the thing. अब अगर आपको गोल्ड बाय करना है, सो आई वुड, फॉर मी द ओपिनियन दैट आई कैरी विद मी, कि अगर मुझे गोल्ड बाय करना होता तो मैं थोड़ा सा वेट करता. क्योंकि जब मैं वेट करूंगा, जब आप वेट करेंगे तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट नहीं होगी. जब आप गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो सेलर्स को अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा. जब सेलर अपना प्राइस कम करेंगे तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा. गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो आप गोल्ड को खरीद सकते हैं. इसलिए आप बायर, आप अपनी पावर को समझें. यू हैव द पावर टू सेट द प्राइस ऑफ एन एसेट. अगर आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे तो डिमांड जब शूट अप हो जाती है
तो एसेट का प्राइस शूट अप हो जाता है। जब आप डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, इफ़ यू कंट्रोल योर बाइंग फॉर गोल्ड, गोल्ड के प्राइसेस को नीचे आना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आई ट्राई टू बी वेरी मच ह्यूमन। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जो भी था सामने था। आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग थिंग्स, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, इवन वन सिंगल पर्सन, जस्ट लेट मी नो इफ़ आई कैन बी हेल्पफुल, और मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।